Hello friends, Namaskar. Welcome to our very special program, Doctor at Your Door. Today we have with us Dr. Surendra Kumar. He is a Senior Director and HOD Surgical Oncology and Robotic Surgery BL Kapoor Super Speciality Hospital. Dr. Surendra Kumar Dabas has a vast experience in oncology. He is a pioneer of robotic head and neck surgery in India and international mentor of robotic. So let's welcome him. So डॉक्टर वेलकम टू आवर शो. नमस्कार. नमस्कार जी. सर हम कैंसर की लगातार बहुत बातें करते आए हैं. हमारे पास बहुत डॉक्टर्स आए थे हमारे स्टूडियो में. वी आर वेरी मच लकी, हमारे ऑडियंस भी, क्योंकि आप एक चीज़ के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ना पता चलती है. एंड हम कैंसर की बात करें तो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स कैंसर के अंदर. ये हमें डिटेल में पता लगते जा रहा है. सर्जरी भी कैंसर में बहुत सारी तरीके की हो रही हैं. तो पर्टिकुलर यू आर एक्सपर्ट इन एक रोबोटिक सर्जरी. तो सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि कितना कंफर्टेबल होता है ये करना एंड ये किस स्टेजेस में करना आप लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं. चलो, अगर हम रोबोटिक सर्जरी की बात करें तो रोबोटिक सर्जरी बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम रोबोट की हेल्प लेते हैं सर्जरी करने में. और इसको हम कहते हैं मास्टर स्लेव टेक्नोलॉजी, जिसमें मास्टर इज द डॉक्टर हु इज ऑपरेटिंग एंड स्लेव इज अ रोबोट. सो उसमें क्या होता है कि कुछ टेक्निकली ऐसे चैलेंजिंग एरियाज हैं जहाँ पे हमारे हाथ नहीं जा सकते, तो उसमें हम रोबोट की हेल्प लेते हैं. और ये जो टेक्नोलॉजी है 3 डायमेंशनल टेक्नोलॉजी है. मतलब नॉर्मली हम आंखों से सर्जरी करते हो 2 डायमेंशनल है. बट जब रोबोटिक सर्जरी हम करते हैं तो 3 डायमेंशनल सर्जरी है, जिसमें हम कहते हैं कि डेप्थ परसेप्शन बड़ी अच्छी होती है. मतलब आपको तीनों चीजें अच्छी दिखाई देती है. कैसी तीनों चीजें कौन कौन सी? एक तो हमारा जैसे हम कहते हैं डेप्थ, वेट, मतलब डेप्थ, हाइट, लेंथ, इस तरह करके कहते हैं ना. तो नॉर्मली जब हम सर्जरी करते हैं तो आपको कई बार नहीं पता लगता कि कितनी दूर ये चीज है आंखों से जब देखते हैं. बट आप 3D जब देखते हो तो आपको पता है कि ये इतनी दूर है. और 3D टेक्नोलॉजी में आपको छोटी छोटी चीजें भी बड़ी दिखाई देती है, मैग्निफिकेशन होता है. तो मान लो अगर किसी एरिया में सर्जरी कर रहे हो जहाँ पे छोटी छोटी वेन या आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करती हैं, जहाँ से ब्लीडिंग होने के चांस होता है, वो आपको बहुत अच्छी दिखाई देती है. तो उसको आप आराम से, हम कहते हैं कोगुलेशन मींस, उसको बंद कर सकते ताकि ब्लीडिंग ना हो. तो इस सर्जरी में ब्लीडिंग के चांस बहुत कम होते हैं. तो नॉर्मली ब्लड रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती कि आपको हर सर्जरी में हम कहते हैं 4 ब्लड ले आओ या 6 ब्लड ले आओ. तो रोबोटिक सर्जरी की जब बात करते हैं तो यूजुअली ब्लड अरेंज नहीं करते हैं क्योंकि ब्लीडिंग के चांस बहुत कम है. जब ब्लीडिंग के चांस कम होते हैं तो पेशेंट की रिकवरी बेटर हो जाती है, पेशेंट घर पे जल्दी जा सकता है. और कैंसर में क्या है ना कि आपने सर्जरी की, मान लो स्टेज 3 आता है तो आप उसमें बाद में कीमोथेरेपी, रेडिएशन की बात करते हो. तो अगर आपकी रिकवरी टाइम पे नहीं हो रही तो आपकी अगला ट्रीटमेंट डिले हो जाता है, जिससे आपके सर्वाइवल के चांस कम हो जाते हैं. लेकिन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी पेशेंट को हम जल्दी घर भेज देते हैं कैंसर में. तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या होता है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हम कहते हैं 2 हैंड सर्जरी. मींस सर्जन वहीं पेशेंट पे खड़ा हुआ है और वहीं खड़े होकर सर्जरी कर रहा है. वो अपने 2 हाथ यूज कर सकता है. बट आप जब रोबोटिक टेक्नोलॉजी देखोगे तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी में रोबोट के अगर 4 आर्म्स है, चारों के चारों सर्जन के कंट्रोल में है. ओके. तो उसमें आपके पैर के अंडर भी 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आप कंट्रोल करते हो. तो आप एक साथ कैमरा और तीनों इंस्ट्रूमेंट जिससे आप काम कर रहे हो, तीनों चारों सर्जर के कंट्रोल में है. वहां पे ये नहीं कि असिस्टेंट ने एक आर्म पकड़ी हुई है, फिर असिस्टेंट कैमरा दिखा रहा है, सर्जन ऑपरेट कर रहा है. सो अगर एक इंसान के अंदर चारों कंट्रोल उसके पास है तो उसको ईज रहती है सर्जरी करने में, ताकि पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशन कम से कम हो. सेकंड, जो थकान होती है इंस्ट्रूमेंट हैंडल करने में, तो वो लेप्रोस्कोपी में बहुत ज्यादा है. आप खड़े होकर कर रहे हो तो हाथ नहीं घूम पाता ठीक से. तो जो इंस्ट्रूमेंट है रोबोटिक सर्जरी के, उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, जितना मूवमेंट हो जाता है 540 डिग्री मूव कर जाते हो. हमारे हाथ नहीं कर सकते इतना. सो जो मूवमेंट मिलती है हमें इंस्ट्रूमेंट की, कहीं हमें कोई स्ट्रक्चर ऐसे निकालनी है तो वो लेप्रोस्कोपी में बड़ी मुश्किल हो जाती है. ओके. तो रोबोटिक, तो क्या जैसे आपने बेनिफिट्स यहाँ पर बताए हैं, तो साइड इफेक्ट्स भी तो होते होंगे रोबोटिक सर्जरी? वही मैं बता रहा हूँ. आप मान लो मैं सर्जरी कर रहा हूँ, 4 घंटे हो गए मुझे, मैं थक जाता हूँ. कैंसर सर्जरी लंबी सर्जरी है. और 4 घंटे बाद मेरे हाथ मसल्स भी फटीग हो जाती है, तो मेरे हाथ भी कांपने लग जाते हैं अगर मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहा हूँ. पर अगर मैं रोबोट पे बैठ के सर्जरी कर रहा हूँ तो मेरे जो हाथ कांपेंगे भी तो रोबोट के नहीं कांपेंगे. इसको हम कहते हैं ट्रेमर फिल्ट्रेशन. हमारे ट्रेमर्स वहां नहीं जाएंगे. तो ये टेक्नोलॉजी, मैं यहाँ मूवमेंट कर रहा हूँ, उसको कहते हैं सर्जन कंसोल पे बैठ के, वही मेरी मूवमेंट ट्रांसमिट होती है पेशेंट पे. पेशेंट पे ट्रांसमिट तो वहाँ रोबोट है. बट अगर मेरे को कपकपाहट हो रही है या ट्रेमर्स आ रहे हैं, वो वहां नहीं जाएंगे. और मैं 4 इंस्ट्रूमेंट एक साथ हैंडल कर रहा हूं. तो आपके हाथ में ही है ना? मेरे हाथ में रहेगा. पर वो मूवमेंट अगर मेरे हाथ कांपेंगे तो ऐसे नहीं कि वो कांपने लग जाएगा. ओके. वो परफेक्टली अपना काम करेगा. इतनी साउंड है कि वो कांपेगा नहीं.
ओके 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 ओके। तो इसको हम ट्रेमर फिल्टर्स कहते हैं, ये लेप्रोस्कोपी में नहीं है। लेप्रोस्कोपी में हाथ कांपेंगे तो इंस्ट्रूमेंट भी कांपेगा। इट्स अ मोर एडवांस वर्जन। इट इज मच मच एडवांस एंड द लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं उसमें हम 2 डायमेंशनल सर्जरी है। आजकल लोग 3D कैमरा लगा के या गूगल्स लगा के करते हैं, बट वो बेनिफिट इंस्ट्रूमेंट वाले नहीं है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो रोबोट में है। सेकंड ये है कि भी आपको नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है रोबोट में, कि अभी हम रोबोट में भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है। एवरी 5 years एक नया रोबोट आ जाता है। ओके। सो अभी मैं अगर बात करूं, हम कोलोरेक्टल सर्जरी की बात करते हैं। कोलोरेक्टल सर्जरी में हम क्या करते हैं कि हम एक कैंसरस पोर्शन को निकाल के बाकी आंत को वापस जोड़ते हैं। वो बाकी आंत तभी जुड़ेगी जब उसमें ब्लड फ्लो जा रहा है। तो ब्लड फ्लो हम अपनी आंखों से देखते हैं कि जा रहा है नहीं जा रहा है, अनुमान सा लगाते हैं कि हाँ जा रहा, जुड़ जाएगा। बट इसमें एक टेक्नोलॉजी रोबोट में जिसको हम कहते हैं फायर फ्लाई टेक्नोलॉजी, जिसमें आप एक डाई इंजेक्ट करते हो पेशेंट के अंदर, वो डाई जाएगी और हमें दिखाएगी कहाँ तक ब्लड आ रहा है। अगर उस एंड पे जो हमें जोड़ने ब्लड आ रहा है तो उसका जुड़ना आसान है, पर अगर ब्लड नहीं आ रहा तो जुड़ेगा ही नहीं वो। सो इसको कहते हैं कि अगर ये जो जोड़ है ये लीक होने के चांस ओपन सर्जरी में बहुत ज्यादा है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी ज्यादा है, बट रोबोट में लेस देन 1% पे आ जाते हैं। क्यों? अगर आप ये टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो। सो डे बाई डे even in robot every 5 years we change the technology so that the benefit is transmitted to the patient। और पहले क्या होता था, इतना बड़ा कट आपने दिया, किसी को हर्निया हुआ, इन्फेक्शन हो गया, रिकवरी नहीं हो रही, वो चीज लेप्रोस्कोपी ने खत्म की। बट अब लेप्रोस्कोपी के ऊपर भी हमें एडवांसमेंट चाहिए, पेशेंट को और बेनिफिट चाहिए, उसके लिए रोबोट आया। ओके ओके। कटिंग की बात करते हैं, जब हम सर्जरी करते हैं तो कटिंग कितने लेवल का तक का होता है इसके अंदर? जैसे चीरा फाड़ी, जैसे आपने बताया कि पहले बहुत ज्यादा कट आउट होता था, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में जैसे पोर्ट डलते हैं वैसे ही रोबोट में पोर्ट डलते हैं। ओके, इसमें ज्यादा कट बॉडी में नहीं? सेम लेप्रोस्कोपिक की तरह ही पोर्ट डलते हैं। ओके। जैसे आप लेप्रोस्कोपी में पोर्ट डालते हो, सेम रोबोट में पोर्ट डालते हैं और फिर उस पर रोबोट आ जाता है। रोबोट की आर्म्स होती हैं, वो लेप्रोस्कोपी की आर्म्स की तरह अंदर चली जाती हैं। कट मींस 5 mm या 10 mm, ये बड़ा कट, हेवी कट नहीं। ओके ओके। व्हाट इज ट्रांस ओरल रोबोटिक सर्जरी? सो ट्रांस ओरल रोबोटिक सर्जरी मींस ये है मेनली थ्रोट कैंसर्स के लिए। ओके। थ्रोट कैंसर्स में मैं बोलूँ टॉन्सिल का कैंसर या टंग बेस का कैंसर या वॉइस बॉक्स का कैंसर, तो इनके लिए हम पहले क्या करते थे कि हम कीमो प्लस रेडिएशन देते थे। ओके। सो 7 कीमोस चलती थी हफ्ते में, एक कीमो, और 35 बार रेडिएशन लगेगी। दोनों चलती थी? दोनों चलेंगी। तो अराउंड वी कैन से कि 70% लोग टॉलरेट कर पाते, 30% लोग टॉलरेट ही नहीं कर पाते ट्रीटमेंट। और ये ट्रीटमेंट हम ये सोच के करते थे कि शायद बीमारी खत्म हो जाएगी, यू आर नॉट श्योर कि भी खत्म होगी नहीं होगी। तो जिस तरह के थ्रोट कैंसर हमारे देश में पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं HPV नेगेटिव कैंसर्स, मीन्स ये वायरस से रिलेटेड नहीं है, स्मोकिंग से रिलेटेड है। इन कैंसर्स में कीमो और रेडिएशन ज्यादा काम नहीं कर पाती, इनमें ऑपरेशन बेस्ट होता है। बट ऑपरेशन जो पुराने टाइम पे लोग करते थे, पूरा जबड़ा काट के करते थे, लोगों ने ऑपरेशन करना छोड़ दिया। अब मुझे अगर रोबोटिक सर्जरी करनी है तो रोबोट की आर्म्स अंदर चली जाती है गले में और उस ट्यूमर को आराम से निकाल सकते हैं। माउथ से ही अंदर जाता है? या आप कहीं कोई पोर्ट नहीं डालते, कुछ नहीं डालते, माउथ ओपन करते और माउथ से ही रोबोट जाता है, रोबोटिक आर्म्स बेसिकली। और फिर सर्जन कंसोल पे बैठ के सर्जरी करता है, उस ट्यूमरस पोर्शन को निकालता है। 3D टाइप्स जो या एब्सोल्युटली 3D टाइप, हाईली मैग्नीफाइड। सो आपने वो 20 मिनट में ट्यूमर निकाल दिया, जिसके लिए आप 35 दिन लगातार ट्रीटमेंट देना चाहते थे। और उसके बाद ये प्रॉपर है कि जड़ से खत्म हो जाता है? जब आप सर्जरी करते हो तो आप ये हमेशा श्योर करते हो कि आप ट्यूमर पूरा निकाल रहे हो। अगर आप पूरा ट्यूमर नहीं निकाल सकते या निकालने से कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो आपको सर्जरी नहीं करनी चाहिए। ये भी चीज होती है, निकलने पे कॉम्प्लिकेशंस भी होती है। यस, अगर आप कोई टंग का पोर्शन बहुत बड़ा निकाल दोगे, पूरी टंग निकाल दोगे, तो उसका कोई फायदा नहीं ना सर्जरी का। तो आपको सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है पेशेंट कि भी इस पेशेंट की सर्जरी से फायदा होगा या नहीं होगा। फायदा मींस आप उसको क्योर कितना दे रहे हो। सेकंड फायदा कि भी आप उसको कॉम्प्लिकेशन नहीं दे रहे हो। जब भी माउथ की या थ्रोट की सर्जरी की बात करते हो, 2 कॉम्प्लिकेशन हमेशा डिस्कस करते हैं हम। एक बोलना, दूसरा खाना पीना। अगर ये दोनों चीजें, इसको हम फंक्शनल एस्पेक्ट कहते हैं, अगर दोनों चीजें अच्छे कर रहे हो आप, तो फिर सर्जरी वेरीफाइड, मतलब वैलिड है आपकी। पर आप उसकी वॉइस भी खराब कर रहे हो, खाना पीना भी खराब कर रहे हो और उसको खाली कैंसर से फ्री कर रहे हो, इसका मतलब खास नहीं है कुछ। तो आप उसको क्योर भी करो और उसके फंक्शंस मींस स्पीच एंड स्वॉलिंग भी अच्छे करो। तो जब हम रेडिएशन की बात करते हैं तो उससे स्पीच और स्वॉलिंग खराब होते हैं, इसलिए हम एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे कि कोई तरीका ऐसा मिले कि हम पेशेंट को क्योर भी करें और उनको फंक्शंस भी अच्छे रहे।
तो हमारा क्योर रेट HPV नेगेटिव कैंसर्स में कीमो रेडिएशन से कम था। और स्पीच और स्वेलोइंग भी अच्छे नहीं थे, आपका ड्राइनेस हो जाती, थ्रोट में सलाइवा नहीं बनती रेडिएशन के बाद, तो लोग खा नहीं पाते प्रॉपरली। तो इसलिए फिर एक सर्जिकल टेक्नोलॉजी आई जिससे हम इस ट्यूमर को निकाल सकते हैं और पेशेंट को बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन जैसे आपने बताया कि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ये चीज़ें पहले होती थी, आज के टाइम पे रोबोटिक सर्जरी की शायद वजह से ये चीज़ें नहीं होती है कि अब इन्फेक्शन आप या काटना नहीं पड़ता ज्यादा, हाँ मिनिमम काटते एंड हो। हमारी जो टेस्ट है एंड जो सोलो करते हैं वो सब वो चीज़ों को हाँ, इश्यूज नहीं आते। टेस्ट, क्योंकि जब आप रेडिएशन देते हो तो आप रेडिएशन पूरे एरिया में देते हो, तो आपके जो टेस्ट बर्ड है वो भी सारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो पेशेंट को रेडिएशन के देने के 3-6 महीने बाद टेस्ट ही नहीं आता। तो टेस्ट नहीं आता तो पेशेंट को वैसे ही वेट लॉस, नॉर्मली रेडिएशन के दौरान 10-12 किलो लोगों का वेट लॉस हो जाता है। तब ये वेट लॉस होता है तो आदमी वैसे ही साइकोलॉजिकली डाउन हो जाता है, एक कैंसर ऊपर से वेट डाउन हो रहा है, साइड इफेक्ट्स। सो हमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी देखना होता है पेशेंट का ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। तो साइकोलॉजी कहाँ बेटर रहती है, जब आप सर्जरी करके उनको जल्दी ठीक कर दो कि बता दो भी कैंसर खत्म हो गया। रेडिएशन में क्या होता है कि आज आपने रेडिएशन शुरू की, 35 दिन देनी है आपने, सैटरडे संडे नहीं देते, 50 दिन ट्रीटमेंट चलेगा। 50 दिन के 3 महीने बाद पता लगेगा आपको कि कैंसर ठीक हुआ भी या नहीं हुआ। मतलब 50 डेज प्लस 3 मंथ्स मीन 6 मंथ पेशेंट ट्रॉमा में श्योरिटी नहीं होती है। नहीं, श्योरिटी नहीं है, हम सोचते हैं शायद खत्म हो जाएगा। 6 मंथ तक पेशेंट ट्रॉमा में रहता है, मतलब 5 मंथ्स आई कैन से कि ये खत्म होगा नहीं होगा, मुझे इफेक्ट भी आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे साइड इफेक्ट तो आ रहे हैं, मैं ठीक होगा नहीं होगा। तो वो ट्रॉमा, सर्जरी करते हो, आपने पेशेंट को बताया कि भाई आपकी कैंसरस पार्ट निकल गया, साइकोलॉजी हिल बेटर कि मेरा कैंसर अब शरीर में नहीं है। एक 20 मिनट की सर्जरी, एक 5 महीने का ट्रीटमेंट है, तो साइकोलॉजिकली पेशेंट बेटर रहता है। बट आपको पेशेंट का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है, किस पेशेंट को सर्जरी चाहिए। ऐसा नहीं कि रोबोट आपके पास है तब सब कुछ निकाल दोगे। डेफिनेटली मैं ये क्वेश्चन पूछने वाली थी, पेशेंट का भी, एंड दूसरी बात ये है कि कैंसर कौन से स्टेज पे है, ये भी मैटर करता होगा। यस, कैंसर कौन से स्टेज पे है, कितना पोर्शन इन्वॉल्व है, कितना आप निकाल रहे हो, ये सारे डिसीजन लेने बहुत जरूरी हैं और पेशेंट को उससे पहले बताना जरूरी है कि तेरे लिए ट्रीटमेंट बेस्ट है। इसके बाद तुझे रेडिएशन की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी भी बताना जरूरी है। जब तक आप पेशेंट से पूरा डिस्कस नहीं कर सकते, आप उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे। आपने कहा कि रेडिएशन के बाद ये चीजें होती हैं एंड वही रोबोटिक सर्जरी के बाद ये चीजें नहीं होंगी। सो हम पेशेंट को ये ऑप्शन ही क्यों देते हैं कि रेडिएशन आपको कराना पड़ेगा? उसका रीजन ये है कि रोबोटिक सर्जरी में लोग ट्रेन नहीं है। पेशेंट सबसे पहले रोबोटिक सर्जन के पास नहीं जाता। But we have surgeon like you जो That's why I'm saying I am training so many people in the country. I used to go to Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad. I'm training people. But अभी भी मैं कह सकता हूँ कि 4 या 5 सर्जन है जो ट्रांस और रोबोटिक सर्जरी करते हैं इन द कंट्री। It's a very risky factor. या सो इसमें क्या होता है कि भी आप एक पेशेंट गया 10 डॉक्टर के पास, उसको 10 डॉक्टर को पता ही नहीं कि रोबोटिक सर्जरी होती क्या है थ्रोट में, तो दे विल गिव ऑप्शन ऑफ कीमो रेडिएशन, जाके ले लो। तो एक डॉक्टर बोलेगा सर्जरी और 9 बोलेंगे कीमो रेडिएशन, तो विश्वास किस पे करेगा वो? उस पे करेगा जो उसको 9 वाले पे। बट हमें अवेयरनेस खाली पेशेंट लेवल पे नहीं चाहिए, हमें अवेयरनेस डॉक्टर लेवल पे भी चाहिए कि इसमें ये ऑप्शन है हमारे पास। एज ए ऑनेस्ट डॉक्टर यू शुड गिव बोथ द ओपिनियन ऑप्शंस टू द पेशेंट। लेट द पेशेंट चूज कि उसको क्या चूज करना है, उसको सर्जरी करानी है, उसको रेडिएशन करानी है। बट पेशेंट कहता है कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे नहीं पता, आप बताओ बेस्ट क्या है। एक आम पब्लिक यही कहते हैं। यस, तो वो कहेगा आप बताओ, तो आप उसमें किस चीज का बेनिफिट है वो उसको बताना पड़ेगा। अभी क्योर रेट में बेनिफिट है, फंक्शंस में बेनिफिट है, कॉस्ट में बेनिफिट है, वो सब बताना पड़ता है आपको। अब एक इंसान को, मान लो मैं दिल्ली में बैठा ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, पेशेंट पानीपत से आता है, वो कहता है मुझे दिल्ली में ट्रीटमेंट कराना, मुझे दिल्ली में रेडिएशन लेनी। आप डेली पानीपत से दिल्ली आओगे, डेली आप आ जा रहे हो, आप आपका काम छोड़ के बैठे हो, सो उस पेशेंट को कितना लॉस होता है अपने काम का, और 50 दिन डेली ट्रीटमेंट के लिए आना, वो भी श्योर नहीं है कि हम ठीक होंगे। कि हाँ, उसमें आप गारंटी नहीं दे सकते ठीक हो जाओगे। सो ये चीजें सारी अगर आप कंसीडर करते हो, तो लोग माइंडसेट नहीं चेंज करना चाहते। तो हमारे पुराने डॉक्टर्स बैठे हैं, वो कहते हैं नहीं यही ट्रीटमेंट बेस्ट है। बट आप इस ट्रीटमेंट को जब सोचना शुरू करते हो या उसका आप एविडेंस देखते हो, तो सर्जरी यूएस में आज के टाइम पे थ्रोट कैंसर्स में सर्जरी इज प्रिफर्ड। पर जब हमारे देश की बात करते हैं तो हम बहुत लेट चेंज होते हैं, ये हमारी फितरत है। ठीक है, 30 साल बाद या 40 साल बाद समझ में आएगा हाँ ये बेस्ट है, तब हम उसके पीछे भागेंगे। तो आज हमारे पास एविडेंस है कि हाँ इसमें ट्रांस ओरल रोबोटिक सर्जरी थ्रोट कैंसर के लिए काफी बेटर है पेशेंट्स के लिए। तो कंसेप्ट धीरे धीरे चेंज हो रहा है, लोग सीख रहे हैं। एग्जैक्टली, वी आर ग्रोइंग एवरी डे। सो हमें जानना भी ये चीज जरूरी है। कैंसर की थ्रोट की बात आपने कही है, ओरल कैंसर की बात यहाँ पर कही है। अगर मैं ओवरऑल कैंसर लूँ
सो कितना टाइम लगता है स्प्रेड होने में एक पर्टिकुलर कैंसर को, और अगर वो स्प्रेड हो जाता है तो कितनी जल्दी वो क्योर हो सकता है, या चांसेस हैं भी या नहीं? देखो जब एक कैंसर एक वर्ड आता है ना तो हमारे दिमाग में कैंसर आता है। कैंसर एक वर्ड नहीं है। हम मेरे ख्याल से शरीर में इतने तरह के कैंसर है कि कोई पर्टिकुलर नाम नहीं बता सकता आपको। थ्रोट के कैंसर अलग बिहेव करते हैं, ब्रेस्ट के कैंसर अलग बिहेव करते हैं। ब्रेस्ट के कैंसर भी इतने टाइप्स के हैं कि आप उसको हार्मोन पॉजिटिव है, हार्मोन नेगेटिव है, एक HER जीन होता है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है। इवन लंग कैंसर भी 3 तरह का है, वो किस तरह का कैंसर है। तो हर कैंसर का अपना वे ऑफ स्प्रेड है। ओके। ऐसी कोलोन और रेक्टल कैंसर की बात करें, उनका भी अपना ही वे ऑफ स्प्रेड है। सबकी स्टेज अलग है, सबके टाइप्स अलग हैं, सबका ट्रीटमेंट अलग है। तो हमें एक जनरल पब्लिक को कैंसर पता लगते ही एक ही चीज दिमाग में आती है कि कैंसर हो गया, अभी क्योरेबल नहीं है। एग्जैक्टली। सो अब अगर हम स्टेज बनाते हैं, हेड नेक कैंसर की बात करें, ओरल कैंसर हो या थ्रोट कैंसर, तो हम कहते हैं स्टेज 4 है, बोलते हैं ऐसे पेशेंट्स को। स्टेज 4 भी 3 भाग में, A, B and C। ए क्योरेबल है। 4th स्टेज के भी पार्ट्स है। हाँ, हेड नेक कैंसर में A क्योरेबल है, ओके। बी भी क्योरेबल है, सी क्योरेबल नहीं है। सी मीन स्प्रेड हो गया। ओके। तो जैसे आप पेशेंट पूछता है जी मेरी स्टेज बता दो, तो हम बोलते हैं स्टेज 4 का A पार्ट है। उसको 4 सुनते ही उसके कान बंद है। एग्जैक्टली। पर हमें उसको बताना चाहिए कि 4A क्या होता है, 4B है, 4C क्या है। तो ये चीजें आप उसको एक्सप्लेन करोगे तो उसको समझ में आएगा। पर 4 का मतलब इनक्योरेबल। ओके। जो कि अगर मान ले 4 में बोलूं लंग में, तो 4 लंग में मीन्स स्प्रेड आउट, नॉट क्योरेबल। ऐसी कोलोन कैंसर है, कोलोन कैंसर में अगर लीवर में स्प्रेड भी होता है तो 4 है, बट वो भी हम क्योरेबल बोलते हैं। टू द एक्सटेंट ऑफ 25 to 30% लोग क्योर हो जाते हैं। बट 4 का नाम सुन के जनरल पब्लिक को समझ में आएगा मैं ठीक नहीं हो सकता, कितना भी ट्रीटमेंट करा लो। तो ये चीजें जो स्टेज है ना, ये मैं कहता हूँ ये हमारे लिए है, इट्स नॉट फॉर पेशेंट्स। स्टेज 1 का पेशेंट भी है जिसको कैंसर ठीक होने का दोबारा भी आ सकता है। ओके। और गले में स्टेज 4 का भी कैंसर है जो ठीक होने का दोबारा भी नहीं आएगा। तो पेशेंट जब पूछता है कि स्टेज बता दो, मैं तो उसको एक चीज कहता हूँ कि आज तुम्हारी बीमारी क्योरेबल है, कल तुम्हारी आज स्टेज 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कल तुम्हारी बीमारी दोबारा आ सकती है। चांस है, कितने हैं कोई नहीं बता सकता। किताब में वो लिखा है बस। किताबों का ज्ञान तुम्हें दे देता हूँ, किताबी ज्ञान काम नहीं आता है, तुम्हारे तो कोई काम नहीं आएगा। मैं तुम्हें बोल दूं आज तुम्हारे चांस 4 स्टेज है, आगे दोबारा आने के चांस 50% चांस है, तो वो 50% को ही सोचता रहेगा रोज बैठ के कि दोबारा तो नहीं आ जाएगा, दोबारा तो नहीं। वो खा रहा है तो सोच रहा है, बाहर घूमने जा रहा है तो सोच रहा है कि बीमारी दोबारा आ जाएगी। मतलब आप साइकोलॉजिकली इतने वीक हो जाता है कि आप उस टाइम को भी नहीं जी पाते। तो मैं पर्टिकुलर कोशिश करता हूँ कि पेशेंट को ये बोला जाए कि स्टेज आपको मैटर नहीं करती, आज आप क्योरेबल हो, आज पे भी आज का ध्यान दो, कल का क्या मुझे नहीं पता। तो यानी कि कैंसर अपने अकॉर्डिंग जिस टाइप का है वो उसकी स्प्रेडिंग उस पर डिपेंड करती है। भी टाइप क्या है, ग्रेड क्या है, कहाँ का कैंसर है। तो एट सच पर्टिकुलरली कोई कैंसर कितनी जल्दी स्प्रेड करेगा, अलग अलग टाइप पे डिपेंड करता है। ठीक है। आपने यहाँ पर हेड एंड नेक कैंसर की बात की है। बहुत हेड हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नेक भी। कैंसर कहते हैं कि जानलेवा होता है। आज के टाइम पे हमने ये कॉन्सेप्ट बदल दिया है क्योंकि वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी आई मस्ट से। बट द थिंग इज कि जब हम हेड की बात करते हैं तो कहते हैं हल्का सा चोट लग जाए तो इश्यूज हो सकते हैं, एंड कैंसर बहुत ही खतरनाक वर्ड्स आ जाता है यहाँ पे। तो हेड और नेक का कैंसर कितना ज़्यादा लाइफ टेकिंग है एज कंपेरिजन टू अदर कैंसर? देखो जब इस बात की, इसके सारे वाइटल पार्ट यही हैं, आपका फेस, आईज, नोज, थ्रोट, वॉइस बॉक्स, सब कुछ, फूड पाइप, सब कुछ यही है। और इसी एरिया में आपको मान लो आपको सर्जरी की, आपने रेडिएशन किया, तो सारे एरिया इफेक्ट होते हैं। सो आदमी सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकली वीक यहीं पे होता है कि मेरा फेस खराब हो रहा है। भाई आप कोई भी सर्जरी करोगे तो फेस पे कट आएगा। उसके बाद आपको खाने पीने में दिक्कत हो रही है, टेस्ट नहीं आ रहा, वो कहता है भी मुझे टेस्ट ही नहीं आ रहा, मैं जी क्यों रहा हूँ। मान लो आपको आई का ट्यूमर है, आई आपको निकालनी पड़ेगी, कहते मैं तो विजन ही चली जाएगी, मैं क्या करूंगा जी के। आई कैंसर्स भी होते हैं, यस। तो वो कहते हैं मेरी विजन ही चली जाएगी तो मैं जी के क्या करूंगा। कई बार वॉइस बॉक्स का कैंसर होता है, वॉइस बॉक्स निकाल देते हो, आवाज चली जाती है, वो कहते हैं मैं क्या करूँ अब। सो इसीलिए कैंसर्स में, हेड नेक कैंसर्स में एक और एस्पेक्ट है जिस पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, दैट इज रिहेबिलिटेशन। मीन्स उस इंसान को वापस सोशल लाइफ में लाना। मैंने सर्जरी कर दी, डॉक्टर ने रेडिएशन दे दी, पर वो इंसान वापस सोशल लाइफ में नहीं आ पा रहा, खा नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा ठीक से, तो उसको वापस लाना है। तो उसको साइकोलॉजिस्ट या रिहेबिलिटेटिव
फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं हमारे पास जो उसको स्पीच स्वॉलिंग सब कुछ सिखाते हैं, वो टीम भी होनी जरूरी है, तब आप उसको सोशल लाइफ में वापस लेके आते हो। तो ये एस्पेक्ट सबसे ज्यादा यही काम करता है जो रिहेबिलिटेशन में कह रहा हूँ आपको। आपने लीवर की सर्जरी की, लीवर का पोर्शन आपने 50% निकाल दिया, पेशेंट को कोई खास फर्क पड़ना ही नहीं है, तो वो रहेगा ठीक। उसकी ना आवाज में फर्क पड़ रहा है, ना उसके खाने पीने में, ना बोलने में। ऐसे आपने कोलोन कैंसर किया, कोलोन कैंसर मींस बड़ी आंत आपकी 150 सेंटीमीटर की, आपने 50 सेंटीमीटर भी निकाल दिया तो क्या फर्क पड़ेगा उसको। बट जब आप हेड नेक कैंसर की बात करते हो, जहां पे मैं कहता हूं कि फैसिलिटीज, बिग हेड नेक कैंसर सर्जन आर वेरी लेस ट्रेन इन आवर कंट्री, आई कैन से दैट। सबसे कॉमन कैंसर हेड नेक, 40% कैंसर हेड नेक है इंडिया में। और अगर आप बात करोगे हाउ मेनी ट्रेन पीपल यू हैव हु कैन ट्रीट हेड नेक कैंसर appropriately, I will say very less centers who are experienced in that. So इतना burden, इतने लोग कम ट्रेन और इतना वाइटल एरिया, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट साइकोलॉजिकली इकोनॉमिकली यहीं पड़ता है। तो दिस इज एरिया। और इसमें आप ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लेके आ जाओ कि पेशेंट के फेस पे स्कार ना आए। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर कोई ओरल कैंसर भी है तो वी डोंट गिव स्कार ऑन द फेस, which is very better for the patient. We have that. We don't give scar on the face. Oh, really? So we do transoral surgery. We don't take robot, but we do transoral surgery with endoscope so that there is no scar on the face. So यही चीजें हैं जो धीरे धीरे इट्स अचीवमेंट फॉर अस, पेशेंट्स के लिए बेटर हो रहा है। फेस, जैसा आपने कहा, साइकोलॉजिकली बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है कि फेस पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जैसा आपने बताया कि हमारे पास हैं एंड आप लोग ट्राई भी करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो। मैंने यहाँ पर आपसे क्वेश्चन वो पूछा था कि कितने % है बाकी कैंसर के अकॉर्डिंग, अगर हम नॉर्मल लाइफ टेकिंग की बात करें, जान जाने की बात करें, तो कितना % चांसेस है बाकी कैंसर के कंपैरिजन में इस कैंसर से? हेड नेक कैंसर में वही कह रहा हूँ, जान जाने मींस आपको स्टेज पे डिपेंड करता है। ओके, स्टेज पे, ठीक है। लाइफ में ये कहता हूँ कि लाइफ चली गई वो ज्यादा मैटर नहीं करती, बट आप जिंदा हो, पर आप जिंदा भी नहीं हो। Exactly. ये हेड नेक कैंसर की वो है। आपका कैंसर खत्म हो गया, आप खा नहीं पा रहे ठीक से। जब आपको रेडिएशन लगती है कई बार, तो कुछ परसेंटेज ऐसे भी होते हैं रेडिएशन देने के बाद कभी भी नॉर्मल खाना नहीं खा पाते, वो लिक्विड डाइट पे रहते हैं या सेमी सॉलिड डाइट पे रहते हैं। वो कहते हैं सर मैं खा ही नहीं पाता, मैं क्या जिंदगी जी रहा हूँ। तो इसमें आप सारी चीज़, ट्रीटमेंट की भी गलती नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है ट्रीटमेंट की। बट अगर आप पहली स्टेज पे कैंसर पकड़ लेते हो या दूसरी स्टेज पे पकड़ लेते हो तो खाली सर्जरी से काम चल जाता है। फिर आपको रेडिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कीमो की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको ये साइड इफेक्ट नहीं आते हैं। बट 80% पेशेंट्स हमारे पास आता है स्टेज 3 और 4 पे हेड नेक में भी, तो आपको सर्जरी भी करनी पड़ेगी, रेडिएशन भी देना पड़ेगा। रीजन क्या है इसके पीछे, कितना लेट क्यों आते हैं? एक अनअवेयरनेस, क्यों आना ही नहीं चाहता कि मैं होम्योपैथी लूंगा, आयुर्वेदिक लूंगा, जानने के बाद भी। बिल्कुल। ये 99% पेशेंट्स जिनको कैंसर डायग्नोज होता है वो एक बार होम्योपैथी आयुर्वेदिक जरूर ट्राई करेगा, चाहे वो एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो। मैं कहता हूँ अनपढ़ फिर भी पहले आएगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर मुझे नहीं पता, ट्रीटमेंट कर दो। ट्रू, फाइन। पर पढ़ा लिखा आदमी 10 जगह हाथ मारता है कि मुझे यहाँ बेस्ट ऑप्शन, और उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? जो उसको ये बोल दे कि मैं आपको ठीक कर दूंगा, ना आपको कट लगेगा, ना कीमो लगेगी, वो कहाँ आती है? आयुर्वेदिक होम्योपैथी दवाई। तो वो उस पर विश्वास कर लेता है क्योंकि एक दिन पास होता है तो एक दिन डिले अपने लिए विश्वास करता है कि मेरे लिए बेस्ट यही है और मुझे कुछ कट नहीं लगना। बट जब वो वापस आता है, जब उसको एडवांस स्टेज पे आता है, तब उसको महसूस होता है कि नहीं मैंने बहुत गलत किया। और मैं तो कहता हूँ कि मुझे एक इंसान चाहिए हेड नेक कैंसर में जो ये कहता है कि मैं आयुर्वेदिक या होम्योपैथी से ठीक हुआ हूँ। वो ठीक हुआ है नहीं, कौन ठीक हुआ मुझे वो चाहिए। तो एक अपना अनअवेयरनेस है कि मैं जाना ही नहीं चाहता। सेकेंड, पेशेंट्स जाते हैं डॉक्टर्स के पास, सबसे पहले हेड नेक कैंसर का पेशेंट कहाँ जाता है? डेंटिस्ट, ईएनटी डॉक्टर्स, उसके बाद जाएगा किसी जनरल फिजिशियन के पास, या आसपास आरएमपी कहते हैं उनको, कहते हैं भी जस्ट बंगाली डॉक्टर, आरएमपी डॉक्टर, उनके पास जाता है। तो उनको उस चीज का आइडिया ही नहीं है कि क्या है। डेंटिस्ट दांत पे फोकस रखता है, ईएनटी वाला डॉक्टर कान पे फोकस रखते हैं कई बार, तो वो मिस होती चीजें। तो इन लोगों की ट्रेनिंग नहीं है। मैं तो कहता हूँ इन लोगों को ट्रेन किया जाए, इनका 1-2 साल का कोर्स होना चाहिए कैंसर मैनेजमेंट पे, कि कैसे कैंसर को डायग्नोज किया जाए, कैसे उसको मैनेज किया जाए, एंड देन ये पेरिफेरी में बैठते हैं, देन दे कैन सेंड द पेशेंट द राइट टाइम। ट्रू। एंड जैसे जैसे डिले होगा स्टेजेस तो बढ़ती जाएंगी, वो अपना टाइम नहीं स्टॉप करेंगी। बहुत सारी चीजें थी पूछना, एंड आपने जिस तरीके से यहाँ पर अवेयर किया, बहुत सारे क्वेश्चंस और आए माइंड में, होपफुली नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। आज के लिए बस इतना है। शॉर्ट में क्या टिप देना चाहेंगे आप? शॉर्ट में टिप है, अवेयरनेस इज मस्ट।
जितनी जल्दी आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं, मान लो मैं हेड नेक कैंसर की बात करूं, कोई छाला होता है जो 3 हफ्ते में ठीक नहीं हो रहा, या आपको कोई गर्दन में गांठ आ रही है जो आपको लग रहा है नहीं ये गांठ ठीक नहीं है, खाने पीने में दिक्कत आ रही है, आवाज़ चेंज हो रही है, तो मैं कहता हूँ तुरंत एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। अर्ली डायग्नोसिस इज द बेस्ट way of treating the patients with a good results. And we have a treatment of advanced level, like तो आपका टाइम रहते अगर पता लगेगा तो हम श्योर कि आप भी इससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। और क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कैंसर अब वो पहले वाला कैंसर नहीं रह गया, हर जगह कैंसर है, लेकिन डायग्नोज अगर अर्ली होता है तो वो चीज़ें भी रेक्टिफाई हो सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते।